हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एम.कॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय मौद्रिक नीति RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने उठाया था तथा उन्होंने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की। इसी प्रकार भारत में मौद्रिक व्यवस्था के कुशल संचालन तथा बैंकिंग के सुव्यवस्थित तथा संतुलित विकास के लिए वर्ष 1913 में चैम्बरलेन आयोग के सदस्य प्रोफेसर कीन्स तथा वर्ष 1927 में हिल्टन यंग आयोग ने देश में एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने वर्ष 1931 में रिजर्व बैंक की तत्कालीन स्थापना पर जोर दिया। वर्ष 1933 में गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक अधिकार देने संबंधी जो श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था, उसमें भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक केंद्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया, जिसके पश्चात 8 सितंबर 1933 को भारतीय विधानसभा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल विचारार्थ रखा गया, जो कुछ समय पश्चात पास हो गया। 6 मार्च 1934 को वारेन हेस्टिंग्स ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के मुख्य उद्देश्य एवं कारण क्या क्या रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 कारण है साख तथा मुद्रा संबंधी नीतियों में समन्वय स्थापित करना। नंबर 2, रुपये की आंतरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थायित्व लाना। रुपये के आंतरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थायित्व लाना। भारत में बैंकिंग का सुव्यवस्थित एवं संतुलित विकास करना। व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संग्रहण करना। मुद्रा बाजार का उचित संगठन एवं विकास करना। कृषि साख की व्यवस्था करना। सार्वजनिक ऋणों की उचित व्यवस्था करना। विभिन्न देशों से मौद्रिक संबंध स्थापित करना। सरकारी बैंकों की स्थापना एवं विकास करना। समंकों का प्रकाशन करना। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के उद्देश्य थे, जिनकी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जा सकी। रिजर्व बैंक की स्थापना अंशधारियों के एक बैंक के रूप में हुई थी। इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित की गई थी। उस समय केंद्रीय सरकार के पास केवल 2.2 लाख रुपए के ही अंश अर्थात 2200 अंश शेष पूंजी निजी अंशधारियों की थी। इसी कारण गवर्नर तथा 2 डिप्टी गवर्नर के अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति निजी अधिकारियों द्वारा की जाती थी, लेकिन फिर भी देश की आर्थिक नीति का संपूर्ण सुसंचालन अपने हाथ में रखने के लिए सरकार ने यह अधिकार सुनिश्चित रखा था कि यदि केंद्रीय निदेशक मंडल की नीति में सरकार असहमत हो तो सरकार का निर्णय ही मान्य होगा। इसी नीति का पालन किया जाएगा। उसके बाद बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो रिजर्व बैंक को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने तथा विश्व में केंद्रीय बैंकों के निजी स्वामित्व की परंपरा को देखते हुए ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी। लेकिन जब विश्व में के अनेक राष्ट्रों में केंद्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की हवा चलने लगी, तो भारत में भी रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग की जाने लगी। राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अनेक कारण थे, जिनकी वजह से राष्ट्रीयकरण किया जाना अनिवार्य हो गया था। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के कुछ कारण थे, जैसे निजी अंशधारियों के पास बैंकों के अधिकारों का केंद्रीकरण होने से धन के दुरुपयोग का भय बढ़ता जा रहा था। नंबर 2, जन भावना राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थी। नंबर 3, निजी क्षेत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समस्या
का समाधान सरल नहीं था। नंबर 4, सरकारी नीति का पालन राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही संभव हो सकता है। नंबर 5, विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी केंद्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी थी। वर्ष 1945 में बैंक ऑफ फ्रांस, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वर्ष 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सरकारी नीतियां व केंद्रीय बैंक को नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक था। सरकारी अधिकार में आने से रिजर्व बैंक के व्यापारिक बैंकों में तालमेल तथा मुद्रा बाजार के संगठन में अधिक प्रभावी भूमिका अदा कर सकेगा। इन सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का सार्वजनिक अधिकार में हस्तांतरण अधिनियम पारित कर दिया गया और 1 जनवरी 1949 से रिजर्व बैंक पूर्णतः एक सरकारी बैंक बन गया। राष्ट्रीयकरण में प्रत्येक अंशधारियों को उनके प्रति 100 रुपये के अंश के बदले 118 रुपये 10 आने के हिसाब से भुगतान किया गया, जिसमें 18 रुपये 10 आने प्रति अंश क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए और 100 रुपये का उनको 3% वार्षिक ब्याज दर में बॉन्ड दिया गया। अर्थात प्रत्येक अंशधारी को जो निजी क्षेत्र में थे उनको 100 रुपये के अंश के बदले 118 रुपये 10 आने का भुगतान करने का प्रावधान किया गया, जिसमें 18 रुपये 10 आने जो थे उसको नकद रूप में क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाना प्रस्तावित किया गया और 100 रुपये के लिए सरकारी बॉन्ड जो 3% ब्याज दर के ऊपर निर्धारित थे का भुगतान किया गया। इस प्रकार से रिजर्व बैंक की संपत्ति को, निजी संपत्ति को और सरकारी क्षेत्र में हस्तांतरित भी किया गया। धन्यवाद।